Hi everyone. So welcome to another lecture of GS3 Environment and Ecology, lecture 13. So before we start, I wish you all a very happy new year. ठीक है? Okay, let's begin. So in last lecture, what we closed, जो हमने पूरा डिस्कस करा था, that was your बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, टोटल 10 थे. उसके अंदर हमारे बायोटिक जोन्स कौन कौन से हैं? 20 से ज़्यादा बायोटिक जोन्स थे. उसका बाइफिकेशंस एंड फ्लोरा एंड फौना पूरा डिस्कस करा था. ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब बायोजियोग्राफिकल जोन्स के अंदर आपके जो जो प्लांट स्पीशीज़ फेमस थे वो हमने डिस्कस करा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस कि इस चीज़ को कैसे आपको रिकॉल करना है. सो जस्ट यूज़ अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड देन मार्क इट डाउन. राइट, बाकी जो इन डिटेल चीज़ें हैं बायोजियोग्राफिकल जोन्स को लेके दैट विल डिस्कस एट लेंथ इन जियोग्राफी सब्जेक्ट व्हेन विल पिक इट. ठीक है, so that was enough for your this biogeographical zone. So from today onwards we'll be picking a very important topic. ठीक है, 2022 के मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर. क्योटो प्रोटोकॉल मेंस में अगर आप उठा के देखोगे तो दिख जाएगा. राइट, तो उसका फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे आज से एंड देन सब्सिक्वेंटली विल मूव टूवर्ड्स कि भाई अलग अलग कन्वेंशंस कौन सी हैं, प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं, ऑल दोज थिंग्स. राइट, सो आज के लेक्चर में द कंटेंट फॉर टुडेज लेक्चर इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. इंट्रोडक्शन पूरा समझेंगे. ठीक है, फर्स्टली विल स्टार्ट विथ मिलांकोविच साइकिल. ठीक है, इंपॉर्टेंट साइकिल है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ द सोलर रेडिएशन, हाउ मच सोलर रेडिएशन रीचेस इन अर्थ टॉप एटमॉस्फेयर. ठीक है, इंसोलेशन जिसे कहते हैं वो. ये टर्मिनोलॉजीज पूरा जियोग्राफी के सब्जेक्ट में हम पूरे लेंथ वाइज पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि मिलांकोविच जो साइकिल है वो बेसिकली आपकी तीन चीज़ों पे काम करेगी. मतलब तीन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन है उसकी. एक है एसेंट्रिसिटी. ठीक है, दूसरी है आपकी ऑब्लिग्विटी. ठीक है, और तीसरी जो है आपकी दैट इज़ योर प्रिसिशन. अब ये है क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, मतलब इसी में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इसका बेसिक आउटलाइन ये है कि भाई अर्थ की रोटेशन, अर्थ का टिल्टिंग ऑफ एक्सिस है 22.5 डिग्री में जितना वो टिल्ट हुआ है, और उसकी जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है, जो पूरा ऑर्बिट है, उन सब का कितना क्या इम्पैक्ट होता है अर्थ के ऊपर, थोड़ा उसका बेसिक आउटलाइन है. दैट विल अंडरस्टैंड. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट पूरा. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे. ये मार्कर यूज़ करना ज़रूरी है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है, सो ये हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. बेसिक कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, कि जो एलिमेंट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुका है, ठीक है, तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग में. तो उसका बेसिकली फॉर्मूला है. एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ जैसे आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है. पोटेंशियल ये है कि भाई वंस दैट एलिमेंट या जो भी वो केमिकल है वो अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया तो वो कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को, यू नो हाउ मेनी टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस कैन इट एब्जॉर्ब. अब अगर ग्रीन हाउस गैस को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट विल इवेंचुअली मीन्स कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना. तो दैट विल फर्दर लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अंदर कवर होगा. देन विल डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. दो में बाइफिकेटेड है, नेचुरल कॉजेज एंड ह्यूमन कॉजेज. देन विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. देन विल अंडरस्टैंड द IPCC टिपिंग पॉइंट्स. 9 टिपिंग पॉइंट्स डिक्लेयर करे थे IPCC ने. ठीक है, एंड इवेंचुअली क्या हैं वो, जैसे आपका AMOC है, शट डाउन ऑफ एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. समुद्र के अंदर कैसे ठंडा पानी और गर्म पानी आपस में सर्कुलेट होते हैं. ठीक है, सो दैट जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है और जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन हैव देयर एम्पल एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ठीक है, तो इसके अलावा आपके वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट डिसइंटीग्रेशन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, पूरे 9 हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन द वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक
ठीक है। स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर का 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बताया गया है कि भाई ऐसे कौन से 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच आर इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो उस बाउंड्रीज के बेसिस पे ये डिफाइन करा गया कि आज के टाइम पे जैसे ओजोन डिप्लीशन है तो वो एक बाउंड्री है। अब ओजोन डिप्लीशन किस लेवल पे अभी, ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड, कलर कोडिंग के बेसिस पे है। तो ग्रीन है तो ठीक है, इट्स विद इन द बाउंड्री कि भाई ठीक है अभी जो उसका डिप्लीशन है इट इज़ इन अ कंट्रोल मैनर, एकदम से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एकदम से डिप्लीशन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इफ एनी बाउंड्री इज इन द रेड जोन दैट मीन्स इट माइट कॉज एन इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। और एनवायरमेंट पे अगर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट हो रहा है दैट मीन्स द ह्यूमन काइंड इज मोर वल्नरेबल, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर्स के 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज को कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एंड देन द लास्ट टॉपिक वुड बी द क्लाइमेट चेंज, सर्टेन कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। तो हम जो बेसिक है UNFCCC, जस्ट अ मिनट, हाँ, UNEP का फाउंडेशन कैसे हुआ था दैट विल अंडरस्टैंड। WMO के संग मिलके IPCC का फॉर्मेशन हुआ था 1988 में। IPCC स्टैंड्स फॉर योर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देन उसकी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट का क्या था अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट, किसकी वजह से, देर आर 3 पीपल प्राइमरीली जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक लॉन्च करी थी विच कॉज द UNO टू स्टैब्लिश अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो UNO में पहले कोई डिस्कशन नहीं होता था एनवायरनमेंट को लेके, तो एक बुक आई साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे UNEP स्टैब्लिश हुआ, UNEP से आपका IPCC, ठीक है। एंड देन सो फार, क्योंकि फिर 1992 के अंदर आपका रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट आ गया, फिर उसके बाद आपके एजेंडा 21, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई एंड इवेंचुअली multiple platforms and multiple conventions were established to tackle the environmental crisis, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का आउटलुक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मिलांकोविच साइकिल। अब देखो मिलांकोविच साइकिल का क्या है कि इसके अंदर एक तीसरा लिख लेते हैं, थर्ड इज योर एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अब एसेंट्रिसिटी का क्या मतलब है कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, और अगर ये अपने एक ऑर्बिट में घूम रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि इसका जो ऑर्बिट है ना इट विल स्टार्ट बल्जिंग आउट, होता है ना। पहले अभी जैसे आधा ऑलमोस्ट कह सकते हो कि स्पेरिकल है बट इवेंचुअली इट विल बल्ज आउट हो रहा है ना, ये पाथ दिखाया गया ये वही है। तो ये तुम्हारा चेंज इन एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अब मिलांकोविच साइकिल का फंडा क्या है कि भाई इन 3 चीज़ों के बेसिस पे, मतलब जो फाउंडेशन थी वो ये थी कि जो उसने स्टडी करनी थी 1920 में, वो थी टू स्टडी हाउ मच द सोलर रेडिएशन रीचेस ऑन अर्थ टॉप एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए उसने 3 फैक्टर डिफाइन करे कि भाई एसेंट्रिसिटी, प्रिसिशन एंड ऑब्लिग्विटी। ऑब्लिग्विटी है आपका टिल्टिंग एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ऑब्लिग्विटी टिल्टिंग हो गई, एसेंट्रिसिटी हो गई, प्रिसीजन इज योर रोटेशन, ठीक है। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे उसने स्टडी करा। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज ये सिर्फ एक स्टैटिक पार्ट है, एक बार इसको गूगल पे जाके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न था और क्यों करा था। बट हाँ, इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर ज़्यादा टिल्टिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऐसे ऑब्लिग्विटी ज़्यादा होगी तो उसका जो इम्पैक्ट ये है कि नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में योर टेम्परेचर विल राइज, ठीक है। द समर विल बिकम मोर हॉट, ठीक है, एंड द विंटर्स विल बिकम मोर कोल्ड, ठीक है, ज़्यादा टिल्ट हो गया तो। सिमिलरली अगर एसेंट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो दैट विल इफेक्ट योर सीजन्स। भाई अगर ये बीच में सन है तो अगर ये और लंबा पाथ लेके आ रहा है तो दैट मीन्स जो तुम्हारा सीजन्स का टेन्योर है वो और लंबा खिंच सकता है, सर्दियाँ और ज़्यादा टाइम के लिए हो सकती हैं एंड इवेंचुअली और ईयर कैलेंडर विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, ठीक है ना। एंड सिमिलरली जो प्रिसिशन है दैट इज़ रोटेशन। रोटेशन बेसिकली आपका बल्जिंग ड्यू टू टाइडल फोर्स, ठीक है। तो उसको एक बार ही देख लेना।
एज अ कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए मिलांकोविच साइकिल का बेसिक फंडा क्या है, एंड इट इज स्पेसिफिकली डिटरमाइंड फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इम्पैक्ट, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर अंडर क्लाइमेट चेंज डेफिनेशन, सो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। वेरिएशन एंड शिफ्ट इन वेदर कंडीशंस over space and time of different scale and magnitude resulting into the change of climate type is defined as climate change. Next, right, it is a change which is attributed directly or indirectly to human activity that altered global atmosphere and which is in addition to the natural climate variability observed over comparative time periods, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। सो इसको हम आइडियली GW के नाम से लिखेंगे, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग अकर्स, लिख लो इसमें, ग्लोबल वार्मिंग अकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्ट इन एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन दैट हैव बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके लिखा हुआ मैंने कि व्हाट इज़ ग्रीन GHG, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। अभी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे हायर ऑल्टीट्यूड में, जो हायर लैटिट्यूड के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए, ग्रीनलैंड हो गया, तो उसके अंदर अगर आपको वेजिटेशन ग्रो करना है ना, सो बेसिकली होता क्या है कि एक बहुत बड़ा सा कांच का वो बना देते हैं बिल्डिंग, ठीक है। इसके अंदर से आपका यहाँ पे सिंपल मतलब जैसे फेल मतलब फार्मिंग के लिए चीज़ें अगर ग्रो हो रही हैं और ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये अंदर आती है बट इट डजंट गो आउट, ठीक है। तो वो अंदर का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीजेस इनसाइड, ठीक है। तो ये बेसिक आउटलाइन है। वो देखा होगा आपने, ग्रीन हाउस गैसेस के चैम्बर्स बना दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में, जहाँ पे अगर एक लिमिटेड टाइम के लिए सनलाइट आती है तो वो सनलाइट की हीट उस कांच के बॉक्स के अंदर आ सकती है बट इट कांट लीव दैट बॉक्स। सो इवेंचुअली जो इनसाइड टेम्परेचर है उस बिल्डिंग का या उस कांच के डिब्बे का जिसके अंदर वेजिटेशन या आप कोई पेड़ पत्ते या फार्मिंग करके कुछ उगा रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर आपका कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अर आउटसाइड, ठीक है। तो इसमें लिख लो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड जो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, sulfur hexafluoride and HFC. HFC stands for your HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नाउ इसमें लिख लो ये जो नोट है कि वाई GHG इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस, तो इसमें लिख लो रीजन वाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्सेप्ट विच वॉज यूज बाय कंट्रीज ऑफ हायर ऑल्टीट्यूड, सॉरी नॉट हायर ऑल्टीट्यूड, इट्स हायर लैटिट्यूड, ठीक है, बेसिकली टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स, ठीक है। तो सो used by the countries of higher latitude ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेट एंड पोलर कंट्रीज इन विच दे क्रिएट ग्रीन हाउस टू स्टोर हीट फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन हाउस वहाँ से कॉन्सेप्ट आया। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अभी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, इसको लिख लो, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू होल्ड मैक्सिमम एनर्जी टेम्परेचर टू इवेंचुअली कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी क्या है, रेफरेंस के लिए रेफरेंस है CO2 का, कि भाई CO2 बेसलाइन है जिसकी जो GWP है इट इज़ 1 कैसे है, सो जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट GWP इट इज़ हीट ट्रैप्ड बाय टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस डिवाइडेड बाय हीट ट्रैप्ड बाय अ टन ऑफ CO2 इंटू 100, ठीक है। रेफरेंस के लिए एक दिया गया, GWP COT इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब देखो GWP है क्या, GWP है कि भाई कोई भी आपका केमिकल एलिमेंट अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, अगर वो एनवायरनमेंट में निकल गया, रिलीज हो गया, तो उसकी क्या कैपेसिटी है कि अगर वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया तो वो कितने टन ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है।
अब इसको समझो इस चीज़ से कि भाई ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा SF6 रिलीज़ हो गया, ठीक है, ये एनवायरनमेंट है। अब इसमें सन की रेज आ रही हैं, ये SF6 इस सन की रेज को हीट में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है। सो आपका एक नेचुरल प्रोसेस तो हो ही रहा था जिसमें जो सनलाइट आ रही है वो अर्थ में हिट होके उसको, जो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो अर्थ को वार्म रखती है, वो टेम्परेचर, वो हीट अब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा था, बट इसके साथ साथ आर्टिफिशियली SF6 ऑल्सो स्टार्टेड ऑब्जॉर्विंग एंड होल्डिंग द हीट एनर्जी, ठीक है। तो कंबाइंड, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स या दोनों ही प्रोसेसेस से आपका जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इट विल इवेंचुअली कॉज इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो GWP आपका उस केमिकल या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताता है कि भाई अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया तो ये कितने टन ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब अगर कोई SF6 अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ना, तो इट विल बी इन द एटमॉस्फेयर फॉर मिनिमम टू मिनिमम 3200 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गैस या कोई एलिमेंट हवा में रिलीज हुआ तो वो एकदम से वैनिश कर जाएगा। द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स आर देयर, एंड इन केस ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये तो 3200 साल तक रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर वंस इट इज़ गेट लिक। प्लस इसका जो GWP है दैट इज़ अराउंड 2300 GWP, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो ये हीट भी अच्छे अमाउंट में ले लेता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, प्लस ये बहुत ज़्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहता भी है, तो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओके, सो ये GWP की डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टू होल्ड मैक्सिमम एनर्जी और टेम्परेचर टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। द करेंटली द रेफरेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, ठीक है। अब इसके दो प्राइम एग्जांपल लिख लो। SF6 विच इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज़ 23,000 GWP एंड लाइफ स्पैन ऑफ 3200 ईयर्स, ठीक है। और एक दूसरा एलिमेंट भी है PFC दैट इज़ योर परफ्लोराकार्बन, इसका GWP इज़ बिटवीन 6500 to 9200, ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पैन है इज़ बिटवीन 3200 ईयर्स टू 5000 ईयर्स, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको हमने दो पार्ट में बाइफिकेट करा है, वन इज़ योर नेचुरल एंड अनदर इज़ योर मैन मेड, ठीक है, बेसिक है ये तो, ज़्यादा इसमें इशू नहीं आएगा। सो फर्स्ट इज योर नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक एंड कन्वेक्टिव करंट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ओशन करंट्स, सोलर वेरिएशन, अर्थ ऑर्बिटेशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए नेचुरल कॉजेज हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिलते हैं, या हमें पता होना चाहिए कि टोटल जो हमारा इंडिया पार्ट है वो आपका इवेंचुअली एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्रू ही वो ऊपर हमारा जो यूरेशिया से आके हिट हुआ था, हमारा नीचे ऑस्ट्रेलियन साइड से निकला था और फिर धीरे 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 ये ऊपर आके मर्ज हो गया, जिसकी वजह से जब जो कोलिशन हुआ था उसकी वजह से हमारे बड़े बड़े हिमालयस बने थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। आज अभी के लिए इस लेक्चर में ये जो नेचुरल कॉजेज हैं ये ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस दे हैपन ऑटोमेटिकली, बट जो एलिमेंट्स निकल के आते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस में, हाई अमाउंट ऑफ सल्फर या एकदम से जो मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या जो भी केमिकल्स निकलते हैं, दैट कॉजेज अ इंक्रीज इन, दैट कॉजेज एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ओशनिक करंट्स, सोलर वेरिएशन, अर्थ ऑर्बिटेशन, ये सारी रीजंस हैं विच आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ, विच आर प्राइमरी नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देखो इसमें जो मिलानकोविच साइकिल थी उसके अंदर एक था ऑब्लिग्विटी। ऑब्लिग्विटी में आपका टिल्टिंग ऑफ एक्सिस है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ देखो, इसमें समझ लो कि अगर ज़्यादा एक्सेस टिल्ट होती है तो जो नॉर्दर्न जो समर है दैट विल बिकम मोर वार्म, बिकॉज देखो अर्थ है ये अराउंड 21.5 डिग्री से टिल्ट हुई हुई है, ठीक है, एक मिनट। सो दिस इज़ योर अर्थ, ऐसे टिल्टेड है एक्सिस 21.5, ठीक है। तो अगर ये और ज़्यादा टिल्ट होगी ना
तो जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है वहाँ पे जो समर है वो और ज़्यादा हॉट हो जाएगा, और जो साउदर्न हेमिसफेयर है वहाँ पे कोल्ड और ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सो मोर एक्सेस टिल्ट का रीज़न इम्पैक्ट क्या है कि वार्म समर, जो समर है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो विंटर है वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर ये 21.5 से लेट्स से 24 डिग्री पे टिल्ट होता है तो ये इम्पैक्ट है, बट अगर 21 से जैसे 15 डिग्री हो जाता है इसका, तो उस केस में ये सारा केस वाइस वर्सा हो जाएगा, तो समर्स विल बी कोल्ड एंड विंटर विल बी हॉट, ठीक है। सो दिस इज योर सिनेरियो इन केस ऑफ tilting of axis, ठीक है। Now second type of causes for climate change is your human cause में तो हमें पता ही है, ग्रीन हाउस गैसेज, डिफॉरेस्टेशन, कोल माइनिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर, ये तो 10वीं क्लास तक के आपके सोशल स्टडीज़ में पढ़ाई है आपने, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हेयर ऑल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब भाई कांड कर दिया एनवायरनमेंट के संग तो उसके इफेक्ट और रिपरकशंस भी झेलने पड़ेंगे, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। हमने देखा है कि भाई जब विंटर पड़ती है तो ऐसी कड़ाके की विंटर पड़ती है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स फ्रोजन अप, और जब गर्मी हो रही है तो समवेयर इट इज़ क्रॉसिंग 55 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। सो दीज आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। सी लेवल के चेंजेस हैं बिकॉज द ग्लेशियर्स आर गेटिंग मेल्टेड, सो सी लेवल आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं या फिर जो कंट्रीज़ हैं वो आर वेरी मच नियर, जैसे आपका मालदीव्स वगैरह है, ठीक है, दे आर फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ कंटिन्यूसली लूजिंग आउट देयर कंट्री बिकॉज ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल, ओशन लेवल, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट है कि भाई जो पहले प्रोडक्टिविटी थी किसी सॉइल की, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। सॉइल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई अब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एज पार्ट ऑफ योर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल चेंज, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन ओशियन, ओशियन के अंदर इम्पैक्ट आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है मेन, ठीक है। एंड हेल्थ इम्पैक्ट तो है ही क्लाइमेट चेंज में। जैसे इफ़ आई से इन गुड़गांव इट इज़ मोर लाइक कि भाई AQI is very very high, so it will have an impact on respiratory system, right, and other health impacts are also there कि भाई आपके आइज़ में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, योर रेस्पिरेशन विल गेट अफेक्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से देर इज़ हाई चांसेस ऑफ UV गेटिंग इम्पैक्टेड विद ह्यूमंस, और उस केसेस में यू माइट हैव कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। अब देखो एक रीसेंट सिनेरियो में अब जो टिपिंग पॉइंट्स का हम डिस्कस करेंगे, IPCC का मैंने फुल फॉर्म बता दिया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दिस इज योर IPCC, ठीक है। सो IPCC 9 टिपिंग पॉइंट्स बताए, व्हाट आर दीज, लिख लो इसमें। रिसेंटली IPCC हैज़ इशूड द टिपिंग पॉइंट्स, फुल स्टॉप, द 9 टिपिंग पॉइंट्स वेयर a changing climate could push parts of the earth system into an abrupt or irreversible changes, ठीक है। So ये वो 9 टिपिंग पॉइंट्स कौन से हैं एज पर IPCC? इज योर शटडाउन ऑफ AMOC. AMOC stands for Atlantic Meridional Overturning Circulation, ठीक है। सेकेंड इज योर वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शेड डिसइंटीग्रेशन, आइस शीट है ये, ठीक है, आइस शीट, ठीक है। थर्ड इज योर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट डाईबैक, ठीक है। फोर्थ इज योर वेस्ट अफ्रीकन मानसून शिफ्ट, फिफ्थ इज योर कोरल रीफ डाई ऑफ, ठीक है। सिक्स इज योर इंडियन मानसून शिफ्ट, ठीक है। सेवंथ इज योर okay, I missed one. Seventh is your permafrost and methane hydrates, permafrost and methane hydrates,
ठीक है। सो इंडियन मानसून के बाद आपका ग्रीनलैंड आइस शीट डिसइंटीग्रेशन, बोरल फॉरेस्ट शिफ्ट एंड अदर टिपिंग शिफ्ट्स, एंड परमाफ्रॉस्ट एंड मीथेन हाइड्रेट्स, दीज आर द 9 टिपिंग पॉइंट्स जिस पे अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बारे में कोई भी एक रेफरेंस बुक जो कि शंकर से आप देख सकते हो, 9 टिपिंग पॉइंट्स, थोड़ा और डिटेल में समझ लेना। बट यहाँ पे मॉनिटर्स बताने ज़रूरी थे कि भाई क्या क्या इम्पैक्टेड एरियाज हैं विच ऑन अ ब्रॉडर टर्म गेट्स इम्पैक्ट ऑन द, मतलब दे गेट इम्पैक्टेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ओशन के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, द क्लाइमेट चेंज इज ट्रिपल थ्रेट फॉर द ओशंस। कैसे? एक तो वो पानी को गर्म बनाता है। अब अगर वो पानी को गर्म बनाता है ना, तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैं वो पानी के हिसाब से कोप नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एंड आइडियली क्या रहता है, जो ओशन रहता है ना, उसके बेस के अंदर पानी ठंडा रहता है बिकॉज एडिक्वेट हीट नहीं पहुंचती, और ऊपर का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। बट अगर ओशन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये वाला एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली जो स्पीशीज़ हैं वो और ज़्यादा पानी के नीचे जाना स्टार्ट करेंगे टू मेक श्योर दे गेट द एम्पल, मतलब जो एडिक्वेट टेम्परेचर है फॉर द सर्वाइवल उसके लिए। ठीक है, सो दैट कॉजेज अ मेजर कंसर्न फॉर द ओशियन व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज कि भाई एक तो पानी गर्म हो रहा है, ऊपर से जो ऑक्सीजन होल्डिंग है, ओशियन बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है, तो उसके बेसिस पे आपके ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम हो रही है बिकॉज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग पम्प्ड इन ओशंस। ठीक है, एंड इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द जो पीएच स्केल होता है ओशन का, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एसिडिक। अब अगर एसिडिक जितना ज़्यादा होगा उतना कम चांसेस होगा कि वहाँ पे कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव कर सके। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी वेरी हाईली इम्पैक्टेड, इट गेट्स, मतलब इट मेक अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन ओशन। ठीक है, तो ये उसके 3 वो हैं। नाउ स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब इसका क्या है कि भाई स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने रिलीज़ करा 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज दैट आर चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, देखो तात्पर्य और सार क्या है कि ये स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने आपके जो पूरा अर्थ है उसको क्लाइमेट के हिसाब से 9 बाउंड्रीज में बांट दिया। ठीक है, व्हाट आर दीज 9 बाउंड्रीज? बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, फ्रेश वाटर यूज़, ओजोन डिप्लीशन, नोवल एंटिटीज़ मतलब आपके जो केमिकल्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक एरोसोल मतलब होता है ना कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट के अंदर जो निकलते हैं आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं। परफ्यूम मान लो, परफ्यूम जब छिड़कते हैं तो एक वो स्प्रे टाइप नहीं निकलता, वो छोटे छोटे एरोसोल के पार्ट्स में, तो वो देन ओशन एसिडिक नहीं है, ये एसिडिफिकेशन कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कि भाई ओशन अगर ज़्यादा आपका एसिडिक हो गया तो ऑब्वियसली आपका नेचुरल इकोसिस्टम तो गया विच इज स्पेसिफिक टू योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, देन 8th इज़ योर लैंड सिस्टम चेंज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, एंड द लास्ट वन इज़ योर बायो जियो केमिकल फ्लोज स्पेसिफिक टू योर फॉस्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो इन 9 कैटेगरीज में हमने पूरा प्लानिटरी बाउंड्रीज बांटी हुई है। अब इसमें ना कलर कोडिंग करी गई है। जो बाउंड्रीज ग्रीन जोन के अंदर है दैट इज़ इट इज़ बियॉन्ड, मतलब इट इज़ इन कंट्रोल, और जो उसका इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा भी हुआ नहीं है, एंड इट इज़ अंडर द थ्रेशोल्ड लेवल ओनली। ठीक है, सो ग्रीन इज़ योर बिलो बाउंड्री, येलो स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग रिस्क कि भाई अभी कुछ एक्शन ले लो वरना आगे प्रॉब्लम होगी, एंड रेड स्टैंड्स फॉर योर हाई रिस्क कि भाई कहीं ना कहीं जाके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब एक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, नोवेल एंटिटीज़ का मतलब है आपका माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है एक एग्जांपल है माइक्रो प्लास्टिक, मिथेन भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तात्पर्य क्या है कि इस पूरी कलर कोडिंग के बेसिस पे हमने क्या करा, हमने बता रखा है कि भाई जो पहली बाउंड्री तुम्हारी बायोस्फीयर इंटीग्रिटी वो तो तुम्हारी लाल में ही चल रही है। ठीक है, so this is green, this is yellow and this is red, this is at high risk. then fresh water use तुम्हारा ग्रीन में है, मतलब अभी भी हम एडिक्वेट बाउंड्री के लेवल पे है। ओजोन डिप्लीशन भी आपका ग्रीन है। नोवल एंटिटीज़ एज कम्पेयर टू द लार्ज, बिकॉज प्लास्टिक अभी आपका लेटेस्ट ही डेवलप हुआ था तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है, तो इसकी डेटा भी नहीं आया। इसमें बस एक काम करना, जो स्टॉकहोम की आई थिंक सितंबर 2023 में ही लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन आई है उसको एक बारी गो थ्रू कर लेना, लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसमें वो बता देंगे कि भाई इन 9 बाउंड्रीज में से अपडेटेड कलर कोडिंग क्या है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि नोबल एंटिटीज़ को या तो ग्रीन दे दिया होगा या येलो या रेड, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर क्लाइमेट चेंज इज एट येलो। ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क।
एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग का भी आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई चेक देयर वाज नो कलर कोडिंग। तो अभी ऐसा है कि भाई डेटा ही एडिक्वेटली नहीं था, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन इज़ इन ग्रीन, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन इज़ इन ग्रीन। देन लैंड सिस्टम चेंज, ये तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, वी ऑल नो, ये दिस इज़ इन येलो, ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क। एंड बायो जियोकेमिकल फ्लोज में आपके दो में बाइफिकेटेड है, ठीक है, वन इज़ योर फॉस्फोरस साइकिल एंड अनदर वन इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल। तो दोनों की दोनों ही आपके रेड में आ चुके हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन साइकिल है एंड फॉस्फोरस साइकिल है, दैट इवेंचुअली सर्कुलेट्स योर नॉन मतलब एबायोटिक एलिमेंट्स बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर है। इसको किसी भी बुक से एक बारी गूगल पे नॉर्मल भी सर्च मारोगे ना, स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज यूपीएससी, तो और डिटेल में मिल जाएगा। उसको गो थ्रू करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दिया मैंने, ठीक है। कलर कोडिंग किस बेसिस पे है? बिलो बाउंड्री, इंक्रीजिंग रिस्क एंड हाई रिस्क, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे, क्लाइमेट चेंज के जो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स थे, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री किससे शुरू करें तो इट स्टार्ट्स व्हेन यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, ठीक है। बट 1970 तक 1970s तक इन्वायरमेंट एज अ टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। बाकी मतलब वही है कि भाई ट्रेड देख लो, युद्ध देख लो, पीस ट्रीटी देख लो, फलाना देख लो, बट एनवायरनमेंट एज अ टॉपिक पे कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ अंटिल 1970। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन इन जो यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इटसेल्फ, ठीक है। तो 1970 तक फिर क्या हुआ कि भाई एक बुक निकाली गई, साइलेंट स्प्रिंग। किसने निकाली? 3 लोग थे, वंगाली मथई, माउंट स्ट्रॉन्ग एंड रेचल कैसन, ठीक है। इनकी बुक निकली साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि भाई हमें एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पे हम एनवायरनमेंट रिलेटेड अपने कंसर्न्स को रेज कर सकें और उस पर हम अपना एक्शन प्लान मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द रिलेटिव मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज वी कैन क्रिएट आवर ओन कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स एंड एक्शन आइटम्स विच आर स्पेसिफिक टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको लिख लो इतनी हद तक। UNO was founded in 1945, but till 1970s, environment was not formally discussed on UNO platform. Next, you write, by 1970s, with the effort of Bengali Methai, Mount Strong and Rachel Kesson, book was released named as Silent Spring. ठीक है. Through this, they eventually asked for a different platform to discuss environment, and hence on 5th June 1971, UNEP was established. ठीक है. तो भाई इनके कहने पे जो इनका कंसर्न रेज हुआ उसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वो स्टैब्लिश्ड इन 1971, ठीक है। 5 जून 1971 में ये हुआ, ठीक है। अब UNO प्लस WMO, वो WMO स्टैंड्स फॉर योर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल एनवायरनमेंट सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों ने 1972 में मिलके एक डिस्कशन स्टार्ट करा फॉर फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज IPCC, विच मतलब जो कि इवेंचुअली आपके क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके कंसर्न्स को डिस्कस करेगा और उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, UNEP स्टैंड्स फॉर योर इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। UNEP स्टैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज क्या क्या एक्शन दोनों अलग अलग मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक्शन रोल है कि भाई कौन क्या देखता है वो पता होना चाहिए। सो UNEP जो देखता है वो देखता है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और WMO देखता है स्टडिंग वेदर कंडीशंस ऑफ वन एरिया, ठीक है। दोनों ने मिल के ये डिस्कस करा कि भाई हम IPCC इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। 1971 में तो ये खुद ही UNEP इस्टेब्लिश हुआ था। 1972 में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट करा और जो IPCC था वो केम इनटू एक्शन इन 1988, वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। बट मोटा मोटा ये है UNEP का रोल ये है कि भाई जो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ वो कैलकुलेट करता है UNEP, और WMO आपका देखता है कि भाई वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया इज स्टडीड बाय WMO, ठीक है। सो IPCC स्टैंड्स फॉर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लो। IPCC was founded in 1988 and in 1990 they submitted their first AR. AR stands for your assessment report, ठीक है। अब यहाँ देखो IPCC की फुल फॉर्म ये है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अपनी पहली फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी। असेसमेंट रिपोर्ट है क्या? असेसमेंट रिपोर्ट इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट विच गेट्स क्रिएटेड आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो लेटेस्ट क्या था, 19 फरवरी 2022 में IPCC ने अपनी 6th
असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी थी, ठीक है। तो इसमें लिख लो, IPCC creates assessment reports after collecting data from different government. On 19 Feb 2022, IPCC submitted its 6th assessment report. IPCC was founded on 1988, and in 1990 they submitted their first assessment report called as फर्स्ट AR असेसमेंट रिपोर्ट, मतलब IAR के नाम से दिया गया था। फर्स्ट रिपोर्ट जो थी दैट इज़ योर IAR विच स्टैंड्स फॉर योर IPCC असेसमेंट रिपोर्ट, पहली जो थी, ठीक है, 1990 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसका जो मेन क्रक्स था दैट वाज योर अंडरलाइन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये तुम्हारा पहला जो रिपोर्ट थी उसका क्या कहते हैं, उसको बेसिक फाउंडेशन था कि भाई फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में लिखा क्या है, ठीक है। नाउ अब जब 1990 में IPCC ने अपनी पहली असेसमेंट रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट चेंज का उसको हाईलाइट करा गया, तो 1992 में वेरी फेमसली अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। बेसिकली इट वाज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर हमने UNCBD के टाइम पे डिस्कस करा था एजेंडा 21, जिसके अंदर से 21 एजेंडाज थे, 21 ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स थे विच आर यू नो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच नीड्स टू बी रिजॉल्व बिफोर वी मूव टू द न्यू सेंचुरी दैट इज़ योर 2000, ठीक है। अब 2000 में मूव होने से पहले 21 ऐसे इशूज़ थे दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, दैट वाज टर्म्ड एज एजेंडा 21। और एजेंडा 21 में जो आपके एक तो था UNCBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वन वाज योर UNFCCC क्लाइमेट चेंज था, एंड वन वाज योर UNCCD, ठीक है। UNCCD आपका लैंड डिग्रेडेशन के लिए था, ठीक है। सो UNCCD स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके ये जो 3 और कन्वेंशंस ऑफ बने, दे हैव द मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज टू ओवरव्यू एंड डिस्कस अपॉन, ठीक है। तो CBD आपका कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, CCC स्टैंड्स फॉर योर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड CCD स्टैंड्स फॉर योर डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो UNFCCC स्टैंड्स फॉर योर क्लाइमेट चेंज, ये अडॉप्ट हुआ था 1992 में, वही अर्थ समिट के बाद। UNCBD भी आपका 1992 में अडॉप्ट हुआ था विच वॉज स्पेसिफिक टू योर बायोडाइवर्सिटी, एंड UNCCD लैंड डिग्रेडेशन इट वॉज अडॉप्टेड इन 1994, ठीक है। नाउ एक चीज़ देखना, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, इनकी कौन कौन सी थी वो देख लेना, ठीक है। आप ये चीज़ खुद देखोगे तो बढ़िया लगेगा, बट मैं एक हिंट दे देता हूँ, UNFCCC जो था उसका था COP 26, उसको चेक करो एक बारी, ठीक है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दीज 3 वर कि UNFCCC जो है वो साल में एक बार ही मिलता है, ठीक है। दिस इज वंस अ ईयर, ठीक है, एंड दीज 2 आर एवरी 2 ईयर, ठीक है, ये एवरी ईयर, ठीक है। तो UNFCCC आपका साल में एक बार ही मिलता है, और बाकी जो 2 हैं वो हर 2 साल में एक बार ही मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मिलते हैं जब डिस्कशंस के लिए, तो दैट स्टैंड्स फॉर योर COP। अब आपको पता करना है कि लेटेस्ट COP कौन सा किसका कहाँ चला है, कहाँ वो प्लेस हुआ है, कहाँ डिस्कशन हुआ है, क्या थीम था, किस चीज़ पे डिस्कशन हुआ है, क्या प्रोटोकॉल्स हुआ है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट, ठीक है। कुछ नहीं है, डायरेक्टली जाके सीधा गूगल पे सर्च मारो या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से देख लोगे तो मिल जाएगा कि भाई UNFCCC का लेटेस्ट COP कौन सा था, सब मिल जाता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेट चेंज को आगे प्रोसीड करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स UNFCCC के बारे में पूरा CCC होना चाहिए वैसे, ठीक है। देन क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मराकच क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बॉन कन्वेंशन, रेड, एंड देन इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल विल मूव टू लोकल और नेशनल, दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। तो जो भी उसके ट्रीटीज़ वगैरह हैं दैट विल डिस्कस इन लेंथ, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।
आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching. Keep studying, keep working hard. I wish you all a very happy new year again. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.